हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के नेक्स्ट टॉपिक विच इज म्यूचुअल इंडक्शन। अभी तक हमने सेल्फ इंडक्शन की बात करी थी। सेल्फ इंडक्शन में क्या था कि अगर एक कॉइल है या सोलेनॉइड है, उसमें अगर अपना करंट वेरी करता था तो खुद के करंट के वेरी करने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था। तो उसको आपने लिंक किया था विद फ्लक्स फाई इक्वल टू एल आई से, और वहां से आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी। पर अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि अगर दो कॉइल्स आसपास रखी हुई हैं तो सोचो, एक कॉइल में करंट के वेरी होने की वजह से क्या दूसरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है। यस, वो बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर दो कॉइल्स ऐसे पास पास रखी गई हैं, पेयर ऑफ कॉइल्स जिसे हम कह सकते हैं, तो ये पेयर ऑफ कॉइल्स अगर यहाँ पे हैं और इसमें अगर करंट I1 है, तो खुद के करंट की वजह से इसमें जो फ्लक्स है वो तो φ1 है ही। ठीक है, पर सोचो कि अगर ये I1 इंक्रीज होता है तो खुद का फ्लक्स इंक्रीज होगा, और ये फ्लक्स अगर इंक्रीज होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्योंकि ये पास पास रखे गए हैं, कुछ लाइंस इससे भी क्रॉस हो रही होंगी इस तरीके से। अगर ये फ्लक्स इंक्रीज हुआ, φ1 इंक्रीज अगर हुआ, तो सोचो कि इसकी वजह से जो यहाँ φ2 था वो भी इंक्रीज होगा। φ2 क्या है? करंट I1 की वजह से फर्स्ट कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से पास वाली कॉइल में जो फ्लक्स है वो φ2। तो अगर करंट इंक्रीज हुआ तो φ1 भी इंक्रीज हुआ, φ2 भी इंक्रीज हुआ। और ये φ2 अगर इंक्रीज होता है तो हम जानते हैं किसी कॉइल से अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो मतलब यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा 2 में, और वो ऐसा होगा कि वो इसको अपोज करे, वो इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। क्लियर है बात? तो अगर ये कॉइल 1 थी, ये कॉइल 2 थी, तो 1 में करंट के चेंज होने की वजह से 2 में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इसे बोला गया म्यूचुअल इंडक्शन। So it is a property of a pair of coils due to which change in current in one coil is opposed by the EMF induced in the other coil. ठीक है, अब सोचो क्या होगा कि जैसे सेकंड में इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा कि वो यहाँ आने वाले फ्लक्स को अपोज करेगा, और इसकी वजह से φ1 का जो इंक्रीमेंट है वो भी अपोज होगा, I1 के इंक्रीमेंट पे भी अपोजिशन फील होगा। तो ये इसका पूरा सिस्टम है म्यूचुअल इंडक्शन का, कि अगर एक कॉइल में करंट वेरी हुआ तो दूसरी कॉइल में भी उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है। ठीक है, तो अगर I1 चेंज हुआ तो उसकी वजह से φ1 चेंज हुआ, और उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया इन कॉइल 2। ये पूरा सिस्टम है म्यूचुअल इंडक्टेंस का या म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? तो भाई आपने सेल्फ इंडक्शन के लिए तो एल बता रखा है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज एल। म्यूचुअल इंडक्शन के लिए जो कोफिशिएंट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाएगा? तो भाई देखो, म्यूचुअल इंडक्शन में हुआ क्या था कि ये जो कॉइल थी यहाँ पे, इसमें अगर करंट I1 जा रहा था तो यहाँ पे फ्लक्स φ1 था, यहाँ पे फ्लक्स φ2 था, और हमें पता है कि दिस φ1 और I1 का सिस्टम तो सीधा सा पता है ये होगा। ये तो हमें पता है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होता है। इसका अपना L1 φ1 और I1, ये रिलेशन तो हम पहले पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस के केस में, φ1 इक्वल टू L1 I1। लेकिन यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया या जो फ्लक्स चेंज हुआ φ2, वो भी प्रोपोर्शनल होता है इस करंट I1 के। सेकेंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो भी इस करंट I1 के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि भाई फ्लक्स जो जनरेट हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो तो यहीं से हुआ है, तो वही वहां तक जा रहा है फ्लक्स। तो जब ऐसा है तो दिस φ2 इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू करंट इन वन। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं दिस φ2 इक्वल टू m टाइम्स I1, and this m is coefficient of mutual induction. This m is called as coefficient of mutual induction. ठीक है बात? इस पेयर के लिए ये m हो जाएगा coefficient of mutual induction।
तो जो m है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है कितना फ्लक्स इन दोनों के बीच में लिंक है, मतलब इन दोनों की पोजीशन कैसी है, इन दोनों का सेपरेशन कितना है दोनों कॉइल्स का, उसी पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स एक से दूसरे में जा रहा है, और उस पर डिपेंड करेगा कि इनका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कितना कितना है। तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द टू कॉइल्स। तो इस पेयर के लिए अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट पूछा गया तो वो होगा m, और उसका रिलेशन दिया जाता है phi2 इक्वल टू mi1 से। क्लियर है बात? अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कर लेते हैं जल्दी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। पहला पॉइंट ये कि जो m है वो बाई डायरेक्शनल कोएफिशिएंट है, बाई डायरेक्शनल कोएफिशिएंट फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल। इसका मतलब ये कि अगर इसमें करंट I1 है और इसमें भी एक करंट है I2, अगर दोनों में करंट चल रहा है I1 और I2, तो बोला जाएगा कि ये जो phi1 आएगा और ये जो phi2 आएगा, हम लिख सकते हैं कि phi1 इज इक्वल टू mi1। ऐसा क्या आप इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख लीजिए कि अभी तो क्या है कि दोनों में अगर साथ में करंट हो गया तो सेल्फ इंडक्टेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। अभी चलो एक में ही करंट है इस वाले में, ठीक है, और यहाँ है phi2, तो हम लिखेंगे कि phi2 इज इक्वल टू mi1। ये हमने अभी पढ़ा। अगर ये सेम कॉइल्स हैं और इस बार आपने करंट इसमें दे दिया I2 और बात कर रहे हैं आप phi1 की, तभी आप लिख सकते हैं इसको mi2। मतलब अगर कॉइल सेम है, सेम पोजीशन पे रखी गई हैं, तो आप करंट चाहे जिस भी कॉइल में दें, आप दोनों को ही लिंक कर सकते हैं विद सेम m। तो m डिपेंड करता है इनकी पोजीशन और इनकी ओरिएंटेशन पे कि आपस में एक दूसरे पे फ्लक्स कितना ये लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो phi2 को अगर लिखना है तो मैं mi1 लिख सकता हूँ, phi1 को लिखना है तो mi2 लिख सकता हूँ। दोनों की अगर कॉइल की पोजीशन सेम है, दोनों का सेपरेशन सेम है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो दोनों के लिए सेम होगा, वो बाई डायरेक्शनल होता है, चाहे आप एक की वजह से दूसरे पे लिखो या दूसरे की वजह से पहले पे लिखो, ठीक है। दूसरी बात जो इसमें है वो ये कि इस बार अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहे हैं, इस बार सिस्टम ऐसा है कि करंट दोनों में फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट है, तो अब सोचो क्या होगा। इस बार जो टोटल फ्लक्स लिखा जाएगा वो फ्लक्स क्या होगा? अगर मैं वन की बात करता हूं तो वन में टोटल फ्लक्स क्या क्या होगा? एक तो खुद के करंट की वजह से फ्लक्स, मतलब सेल्फ इंडक्शन वाला। दूसरा पास वाला जो सेकंड है उसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आएगा वो फ्लक्स। क्लियर है बात? तो अगर किसी भी कॉइल में मुझे नेट फ्लक्स लिखना है तो मैं लिखूंगा फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1। तो क्या लिखूंगा इसमें? लिखा जाएगा phi1, अगर टोटल लिखेंगे तो लिखा जाएगा आपका खुद का इंडक्शन, तो खुद का इंडक्शन होता है L1I1, एक तो ये, प्लस पास वाली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से विच इज M इंटू I2, ये होगा नेट फ्लक्स। और मैंने लिखा है प्लस माइनस क्योंकि फ्लक्स भी डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, करंट कैसा उसमें जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये किस ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। हो सकता है I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो I2 चल रहा है उसकी वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ इसलिए हमने प्लस माइनस यूज किया है। ऐसे ही अगर आप लिखेंगे फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो आप लिखेंगे phi2 इज इक्वल टू L2I2, ये तो खुद का हो गया सेल्फ इंडक्टेंस वाला, प्लस माइनस M इंटू I1, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। तो ये हो जाएगा इसका नेट फ्लक्स। क्लियर है बात? पक्का? चलिए, तो अब ये बात हम समझ गए कि अगर दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो तो हमें प्लस साइन यूज करना है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमें नेगेटिव साइन यूज करना है। ये बात तो हम यहाँ से जानते हैं, ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन M एंड L1 L2 फॉर अ पेयर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट एंड सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल्स। तो अगर कॉइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं ऐसे ही, दोनों के लिए अपने को पता है कि अगर ये L1 है ये L2 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कोएफिशिएंट है वो इनका अगर M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो इनका जो रिलेशन होता है वो होता है M इक्वल टू K टाइम्स रूट L1 L2। आपको सीधा रिलेशन याद रखना है, कहाँ से आया उससे हमें भी कोई मतलब नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि कहाँ से आया। आपको बस ये रिलेशन ध्यान रखना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K टाइम्स रूट L1 L2। ओके, और ये जो K है इस K को कहते हैं कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर मतलब कितना फ्लक्स एक दूसरे में कपल ये कर पा रहे हैं आपस में, उस पर डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स एक दूसरे से लिंक है, उस पर डिपेंड करता है कि। तो के इज कपलिंग फैक्टर जिसकी वैल्यू होती है हमेशा 0 से 1 के बीच में। ऐसा कपलिंग फैक्टर इज 0 से 1 के बीच में। तो अब मैं आपको 2-3 इसके एग्जांपल देता हूं कि कैसे कैसे इसमें फ्लक्स लिंक हो सकता है। अगर फ्लक्स लिंकेज इज 100% तो के की वैल्यू हो जाएगी 1। और ऐसा कब हो सकता है? तो सोचो एक कॉइल ऐसी बना रखी है आपने और दूसरी कॉइल जो आपने लगाई है वो इस पे जस्ट अपोजिट इस तरीके से लगा दी। तो सोचो कि क्या एक से पास होने वाला फ्लक्स दूसरे से भी पूरा पूरा पास होगा? यस। जितना इस करंट I1 की वजह से, लेट्स से अगर यहाँ करंट I1 इसमें फ्लो हो रहा है, तो इससे खुद में जितना फ्लक्स आएगा, क्या ये पूरा का पूरा फ्लक्स ये दूसरे को भी देगा? दूसरे से भी सेम फ्लक्स पास होगा। यस। तो यहां अगर मैं बात करूं तो कितना फ्लक्स लिंक हुआ? पूरा 100% फ्लक्स लिंक हुआ। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा रूट L1 L2। के की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है बात? या अगर ऐसा हो कि अगर फ्लक्स लिंक 0 हो, तो के की वैल्यू भी होगी 0। और ऐसा किस किस केस में हो सकता है? जब एक तो ये कि वो दोनों बहुत दूर रखी गई हो, इनका जो सेपरेशन है वो बहुत दूर हो, तो कोई इससे फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये। या दूसरा केस ये कि रखी तो पास में ही गई हैं लेकिन इस तरीके से रखी है, इनका ओरिएंटेशन जो है वो ऐसा है, इस बार भी इनसे कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर फ्लक्स होता तो इसमें आता, इस डायरेक्शन में फ्लक्स होता तो इसमें होता, लेकिन ये दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर रखी गई हैं, कोई फ्लक्स आपस में इसमें लिंक नहीं कर पाएगा। तो इस केस में भी आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो इन दोनों का 0 होगा। तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछ ले जाते हैं, तो आपको बस ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए कि दो कॉइल्स अगर आसपास रखी हो तो उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट कैसे वेरी करेगा। तो दोनों डायग्राम ध्यान रखना है कि अगर पूरा ओवरलैप्ड है तो ये 100% फ्लक्स लिंक्ड है, मतलब k इक्वल टू 1 है, m रूट L1 L2 हो जाएगा। और अगर दोनों इस तरीके से परपेंडिकुलर रखे गए हैं या फिर लार्ज सेपरेशन पे रखे गए हैं तो फ्लक्स लिंक 0 है, इनका m 0 हो जाएगा। ठीक है बात? तो आपको अगर बोला गया कि आइडियल कंडीशंस हैं या फिर कुछ गिवन नहीं है कि दो कॉइल्स रखी हैं बस सिर्फ इतना दे रखा है, तो आपको हमेशा रूट L1 L2 यूज करना है। तो आप लिख लीजिए इस बात के लिए कि फॉर आइडियल कंडीशन, क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि आइडियल कंडीशंस हैं और इफ नथिंग इज गिवन, नथिंग इज गिवन मतलब ये डायग्राम भी नहीं दे रखे हैं, अगर डायग्राम दे रखे हैं तब तो हम समझ ही सकते हैं। इफ नथिंग इज गिवन तो आपको m लेना है रूट L1 L2 के बराबर, ये आप कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है बात? चलिए, तो यहां तक अपनी सारी बातें हो गई म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अब अपन आते हैं, चलिए बात करते हैं अपन इंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो आपसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इंडक्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
इस केस में हम ये भी बात करेंगे कि अगर वो पास पास रखे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन भी उनका आएगा, उसकी वजह से भी कॉम्बिनेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो केस 1 हम लेते हैं इसमें, जब दोनों के जो दोनों कॉइल्स हैं, जो दोनों इंडक्टर्स हैं, उनका फ्लक्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो वन फ्लक्स ऑफ टू कॉइल्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका पहला हिसाब है। तो अगर ऐसा है तो पहले डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। दो कॉइल्स हैं और दोनों की वजह से जो फ्लक्स है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इसमें जो करंट चल रहा है आई, ये करंट वेरी कर रहा है विद समय, टाइम के साथ वेरी करने पे वजह से दोनों में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होंगे। ठीक है, अब अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ फाई वन लिखूंगा। इसकी वजह से एक तो खुद का, अगर ये एल वन है, ये एल टू है, तो लिखूंगा एम सॉरी खुद की वजह से एल वन इंटू आई, ये तो होगा खुद का फ्लक्स। प्लस क्या म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से भी यहाँ फ्लक्स आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि करंट जो है दोनों सीरीज में है, दोनों से सेम करंट पास हो रही है। यहाँ पे सीरीज में तो सेम करंट पास होगी, तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से भी यहाँ फ्लक्स आएगा विच इज एम इन टू आई। और प्लस लगाया मैंने क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है दोनों का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है। ऐसे ही अगर आप एल टू फाई टू लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? खुद की वजह से एल टू इंटू आई प्लस म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एम आई, ये हो जाएंगे दोनों फ्लक्स। अब क्योंकि आई वेरी कर रहा है तो ई इंड्यूस्ड भी लिखा जाएगा। तो ई इंड्यूस्ड अगर वन के लिए बात करें तो वो होगा डी फाई वन बाई डी टी, और अगर ई इंड्यूस्ड टू के लिए बात की जाए तो वो होगा डी फाई टू बाई डी टी। ये बात क्लियर है? ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ई इंड्यूस्ड फॉर वन कितना आएगा? एल वन डी आई बाई डी टी प्लस एम डी आई बाई डी टी। और ऐसे अगर यहाँ डिफ्रेंशिएट किया जाए ई इंड्यूस्ड फॉर टू, तो यह आपका आएगा एल टू डी आई बाई डी टी प्लस एम डी आई बाई डी टी। यहां तक अपनी सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब इस पूरे ब्रांच को अगर मैं ए से बी तक की बात करूं तो मुझे इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। यही तो एल इक्विवेलेंट मुझे निकालना है। इक्विवेलेंट मतलब ए से बी के बीच का जो दोनों इंडक्टर्स हैं उनके लिए एल इक्विवेलेंट मुझे निकालना है सच दैट ये सारी चीजें सेम रहे। जो ई इंड्यूस्ड आपको मिल रहा है वो वैसा यहाँ एक इंडक्टर से मिल जाए। ये हमारी बात है टोटल। ठीक है, केवीएल इक्वेशन अगर मैं लगाऊं ए से बी तक तो क्या लिख सकता हूं? देखो, पोटेंशियल एट ए और करंट उस डायरेक्शन में जा रहा है। लेट्स से करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर कह सकते हैं ऐसा, करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ई इंड्यूस्ड आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब मुझे यहाँ लिखना चाहिए माइनस ई इंड्यूस्ड वन, ऐसा। ऐसे ही दूसरे वाले में भी माइनस में आएगा तो माइनस ई इंड्यूस्ड इनटू इक्वल टू वीबी। क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज जब होगा तो ये इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा सच दैट एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करे अपोज करने के लिए। ऐसे ये इंडक्टर भी बिहेव करेगा इस तरीके की बैटरी का जैसा ये अपोज कर रहा हो करंट को। तो दोनों में माइनस हमने लिखा और पहुंच गए बी तक। दोनों की इंड्यूस पोटेंशियल हमें वैल्यू पता है, तो मुझे लिखना है बेसिकली वी ए माइनस वी बी। मैं उसको लिखूंगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई इंड्यूस्ड वन प्लस ई इंड्यूस्ड टू। दोनों की वैल्यू अपने सामने है। ये हो जाएगा एल वन डी आई बाई डी टी प्लस एम डी आई बाई डी टी। ये हो जाएगा एल टू डी आई बाई डी टी प्लस एम डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी कॉमन आया, मिला एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम डी आई बाई डी टी। और अगर मैं यहां से लिखना चाहूँ ई इंड्यूस जो आएगा वो कितना आएगा, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा एल इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। ये यहाँ का होगा। दोनों को अगर कंपेयर करें तो देखिए क्या मिलता है। एल इक्विवेलेंट आपको यहाँ से मिल रहा है L1 plus L2 plus 2m. This is the equivalent coefficient of induction for these two coils in series. क्लियर है बात? अब अगर आपसे क्वेश्चन बोला गया कि आप इग्नोर कीजिए इफ इग्नोर म्यूचुअल इंडक्शन
तो L इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, M1 L1 प्लस L2। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्शन को इग्नोर करने को बोला गया, मतलब M0 है, तो आपका जो इंडक्टर का कॉम्बिनेशन आएगा वो L1 प्लस L2 के बराबर आएगा, विच इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। पर बस इंडक्टर में बात ध्यान रखनी ये होती है कि अगर म्यूचुअल दे रखा है तो आपको साथ में प्लस 2m करना पड़ेगा फॉर दिस सिचुएशन जब फ्लक्स सेम डायरेक्शन में था। अगर केस 2 की बात करें कि अभी भी है तो सीरीज में, लेकिन जो इस बार फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हमने जब म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ रहे थे तो बात करी थी प्लस माइनस साइन लगा के। तो प्लस साइन था सेम डायरेक्शन में फ्लक्स के लिए, माइनस साइन था अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स के लिए। तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं कि अगर इस बार फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड आएगा और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड आएगा, या आप फ्लक्स अगर लिखें फाई अगर लिखें तो फाई लिख लेते हैं पहले। अगर फाई 1 लिखा जाए तो खुद की वजह से लिखा जाएगा L1I माइनस MI, है ना, क्योंकि म्यूचुअल की वजह से नेगेटिव आएगा। ऐसे यहाँ लिखा जाएगा खुद की वजह से L2I माइनस MI। और देख पा रहे हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ M वाली टर्म में आ रहा है। तो अब इस पूरे प्रोसेस वही करना है जो भी हमने किया था, ई इंड्यूस निकालना है, सारी चीजें वही है। फाइनली आप जब L इक्विवेलेंट लिखेंगे तो लिख सकते हैं L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा अगर फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में लिखे तो। ठीक है, हो सकता है इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में हो, इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में हो, इस वजह से ये जो L इक्विवेलेंट बनेगा यहाँ पे माइनस 2M आएगा। ठीक है, फ्लक्स की डायरेक्शन तो हमें पता ही है ना कैसे भाई, हमें बताया ना कि एक सोलेनॉइड के लिए अगर करंट चल रहा है इस तरीके से तो हम जानते हैं राइट हैंड थंब रूल से हम उसके फ्लक्स की डायरेक्शन या फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो हो सकता है आप कॉइल को देख रहे हैं, उसमें क्लॉकवाइज अगर करंट चल रहा है तो अंदर की तरफ फ्लक्स है। आगे वाली जो कॉइल है उसमें जब करंट गया तो वो कॉइल इस तरीके से बना रखी है कि उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहा है तो उसका फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो जब इस तरीके से बनेगा तो फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जिनका म्यूचुअल इंडक्शन आएगा वो भी ऐसा आएगा माइनस 2M से। लेकिन एक बात फिर बताते हैं कि अगर M0 है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का आपको कंसीडर नहीं करना है, तो कोई डिपेंड नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्लक्स किस डायरेक्शन में है, L इक्विवेलेंट तब भी L1 प्लस L2 ही आएगा। तो अगर म्यूचुअल इंडक्शन है तो हमें फ्लक्स की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी प्लस 2M या माइनस 2M के हिसाब से सीरीज में। अगर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं है तब सीधा आप L1 प्लस L2 यूज कर सकते हैं, फ्लक्स की डायरेक्शन डजंट मैटर। ठीक बात यहां तक, बाकी बात चलिए आगे बात करते हैं। अगर इंडक्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इंडक्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन नहीं लेना है हमें, हमारे जो केस हम पढ़ेंगे उसमें पैरेलल में म्यूचुअल की बात नहीं करते हैं, तो लिख लेंगे विदाउट म्यूचुअल इंडक्शन। तो विदाउट म्यूचुअल इंडक्शन तो बड़ा आसान हो गया ये। पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जल्दी से। ये डायग्राम है आपके पास, एक कॉइल इधर है दूसरी कॉइल इधर है। पैरेलल मतलब वही होता है कि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहे दोनों डायरेक्शन में। तो ये है अगर L1, ये है अगर L2, करंट जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से I करंट, और ये टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इधर करंट जा रहा था I1 और इस तरफ करंट जा रहा था I2, तो ये भी समय के साथ इंक्रीज होंगे। अगर ये समय के साथ इंक्रीज होते हैं तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिधर इधर प्लस इधर माइनस, E इंड्यूस्ड 1 यहाँ पे आएगा, E इंड्यूस्ड 2 यहाँ पे आएगा। ये सारी बातें वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, बचपन हो गया इसको पढ़ते पढ़ते। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमें पता है कि टोटल जो करंट जा रहा है वो है I1 प्लस I2 के बराबर। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं, या फिर आप बात करते हैं कि अगर A से B तक मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है VA माइनस VB, तो वो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। या तो मैं इसको L1 di1 by dt लिखूं, या फिर L2 di2 by dt लिखूं, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहना चाहिए। तो VA माइनस VB दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अगर इसको मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, ये इक्विवेलेंट मतलब एक इंडक्टर जिसमें अगर वही करंट जा रहा है तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ VA माइनस VB, तो मैं लिखूंगा उसको L इक्विवेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी के बराबर।
यहाँ तक भी बात क्लियर है। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ इस इक्वेशन को, तो यहाँ से मिलता है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। और यहाँ से हमें एक बात ये और क्लियर है कि अगर डी आई वन बाई डी टी यहाँ से लिखूंगा, या डी आई बाई डी टी एक बार यहाँ से देखते हैं, तो लिखूंगा वी ए माइनस वी बी बाई एल इक्विवेलेंट। ये लिखा जाएगा यहाँ से डी आई बाई डी टी। अगर डी आई वन बाई डी टी यहाँ से लिखता हूँ तो ये लिखूंगा वी ए माइनस वी बी बाई एल वन। और ऐसे ही डी आई टू बाई डी टी अगर लिखूंगा तो लिखूंगा वी ए माइनस वी बी बाई एल टू। न्यूमरेटर सबके कैंसिल हो गए, बचा वन बाई एल इक्विवेलेंट इक्वल टू वन बाई एल वन प्लस वन बाई एल टू। अगेन सिमिलर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ध्यान रखिएगा जो इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन चलता है वो सिमिलर टू रेजिस्टेंस चलता है। सीरीज में अगर म्यूचुअल इंडक्शन दे रखा है तो आपको प्लस माइनस 2m भी यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द फ्लक्स डायरेक्शन। पैरेलल में हमारे केस में हम सिर्फ विदाउट म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं तो वो सिमिलर होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है बात पक्का? चलिए, अच्छा यहाँ से हम एक इसमें रिलेशन और दे सकते हैं। हमें पता है कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों के जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आए थे वो दोनों बराबर थे। मतलब ये केस हमें पता है कि एल डी आई वन बाई डी टी इक्वल टू एल डी आई टू बाई डी टी, ये होता है। अगर ये बराबर है तो एल वन आई वन और एल टू आई टू ये भी बराबर होने चाहिए। और अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें बात समझ में आ गई कि आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू एल टू बाई एल वन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता था कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन is an inverse ratio of self induction। ठीक है बात, जो करंट इसमें जा रही है वो इनवर्स रेशियो में होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल के। तो आप अगर I1 लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे L2 बाय L1 प्लस L2 इनटू टोटल करंट। वैसे I2 लिखेंगे तो लिखेंगे L1 बाय L1 प्लस L2 इनटू टोटल करंट, जैसा आप रेजिस्टेंस में भी करते थे पैरेलल में। इनवर्स रेशियो में आप करंट को यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बात? चलिए, तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया ये कि एक बड़ी कॉइल है, उसके सेंटर पे कोएक्सियली एक छोटी कॉइल भी रखी गई है। ठीक है, तो बड़ी वाली कॉइल की रेडियस अगर r है, छोटी वाली कॉइल की रेडियस स्मॉल r है, तो ये भी गिवन है कि जो दिस कैपिटल R इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। अगर बड़ी वाली कॉइल में जो करंट चल रहा है वो है I1 ऐसा, तो पूछा गया फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस पेयर ऑफ कॉइल्स। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस पेयर ऑफ कॉइल्स। कैसे करेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट पूछा गया, तो म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है भाई? एक के करंट की वजह से दूसरे में कितना फ्लक्स जा रहा है वो डिसाइड करता है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कि मैं अगर बड़े वाले कॉइल से करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से सेंटर पे फील्ड निकाला जा सकता है। तो फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू लार्जर कॉइल कितना हो जाएगा? उसे अगर B1 लिखा जाएगा तो म्यू नॉट I बाई 2R, ये होता है ना, अपने को फॉर्मूला पता है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ये। म्यू नॉट I बाई 2R ये हो जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि ये रिलेशन आपको गिवन है कि R जो है कैपिटल R इज बहुत बड़ा है इस छोटे R से, मतलब सेंटर पे जो फील्ड होगा लगभग वही फील्ड इस पूरी कॉइल से पास हो रहा होगा। ये बात हम कह सकते हैं। सॉरी, उल्टी डायरेक्शन बता दी अपन ने। करंट इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड थंब रूल से फील्ड आना चाहिए बाहर की तरफ, तो इस पूरे में जो फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा और लगभग सेम होगा पूरी जगह पे, क्योंकि जो रेडियस का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो हम उसे सेंटर के आसपास ही मान सकते हैं और सेंटर पे फील्ड दे रखा है ये। तो अब हमें समझ में आ गया कि फ्लक्स जो लिंक्ड है विद स्मॉलर कॉइल उसको लिखा जाएगा phi 2, वो हो जाएगा
जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है इनटू उसका अपना एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो फाई टू अपन लिख सकते हैं इज गिवन बाय म्यू नॉट आई वन बाय टू आर इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्या इसी को अपन ने बोला था सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब एक के करंट की वजह से विच इज आई वन दूसरे में फ्लक्स आवे, तो बस यहाँ से हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। अगर इसे थोड़ा सा अरेंज कर दें, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई टू आर इंटू आई वन, और इसी को लिखा था फाई टू इक्वल टू एम आई वन, एक की वजह से दूसरे का फ्लक्स। तो यहाँ से आपको दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट मिल गया पाई आर स्क्वायर बाई टू आर। क्लियर है बात? आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं। बस आपको ध्यान का रखना है म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट इज एक के करंट की वजह से दूसरे में कितना फ्लक्स है, उसको अगर आपने रिलेट कर दिया तो आप आराम से एम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया होता कि एक रिंग जो रखी है वो यहाँ रखी है, उसके एक्सियल पॉइंट पे दूसरी छोटी सी रिंग यहाँ पे रखी है, और वही डिस्टेंस का वेरिएशन आपको दे रखा है कि जो एक्स है is much greater than small r is the radius of this ring, capital R is the radius of this ring, और इसमें करंट जा रहा है I, इसको आप अगर A बोल देते हैं तो I A करंट इसमें है, ये अगर B है, तो वही आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों के लिए जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है। क्लियर? तो क्या करेंगे भाई, आप अगर इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं जो कि आपको आता है एक्चुअल पॉइंट पे फील्ड, तो आप सीधा फ्लक्स पे लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी साइज में है, तो जो फील्ड होगा इनटू उसका एरिया विल गिव यू फ्लक्स, और एक बार आपको अगर फ्लक्स मिल गया तो आप म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, अगर आपसे यहाँ ये पूछा गया होता, सेम सिमिलर बिल्कुल सेटअप दे रखा है, ये दे रखा है, इस बार आपको करंट बड़ी वाली में ना देके छोटी वाली में दे दिया, ये आपको बोल दिया कि करंट इस बार इसमें है और अब बताइए म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट का कितना है, तो क्या करेंगे भाई? इस बार अगर छोटी में करंट दिया है तो छोटे वाले की वजह से यहाँ पे फील्ड लिखना ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह अपने को फील्ड अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी साइज में है, हर जगह फील्ड वेरी करेगा। तब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए? कुछ नहीं करना भैया, यही आंसर आएगा तब भी। क्यों? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी म्यूचुअल इंडक्शन की कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। आप एक के करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स देखो या दूसरे के करंट की वजह से पहले में फ्लक्स देखो, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट फॉर द सेम पोजीशन सेम ओरिएंटेशन सेम आएगा। तो चाहे आप करंट फर्स्ट बड़ी वाली रिंग में दे रखा हो और छोटी वाली का आप इंडक्शन फाई निकाल रहे हैं, या छोटी वाली में करंट दे रखा है और बड़ी वाली का फाई निकाल रहे हैं, दोनों में म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट सेम आने वाला है। तो हम आसान वाला तरीका यूज करेंगे। आसान वाला तरीका है ये, क्योंकि इसकी वजह से एक्चुअल पॉइंट पे हमें फील्ड लिखना आता है, फ्लक्स आसानी से लिखा जा सकता है और वहां से एम निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो उल्टा हम इसको कंसिडर करेंगे, हम मानेंगे कि करंट यहाँ चल रहा है और यहाँ हम फाई लिखेंगे। ठीक है बात? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टर्स इज 2.4 हेनरी। एल इक्विवेलेंट आपको दे दिया दो इंडक्टर्स का 2.4 हेनरीज। ठीक है। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये कब है? जब पैरेलल में कनेक्शन है। एंड 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, 10 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टर्स? इंडिविजुअल इंडक्टर्स के लिए बताइए कितना इसमें होगा। L1 L2 आपसे पूछा गया, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो आपको नहीं कंसिडर करना है। जब म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बोला गया तो M जीरो है। जब M जीरो है तो अब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। दिस इज L1 प्लस L2 इक्वल टू 10, और ये आपको पता है पैरेलल में कनेक्शन होता है 1/L1 प्लस 1/L2, तो उसे आप कैसे कंसिडर करेंगे? तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 बाय L1 प्लस L2, ये आपको यहां से दे रखा है, इज इक्वल टू 2.4। ठीक है। तो दो इक्वेशन आपके पास हैं, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, L1 L2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्व करने का तरीका, L1 प्लस L2 10 आपको दे रखा है, यहाँ रख दीजिए। तो L1 L2 बाय 10 इक्वल टू 2.4, यहाँ से आपको मिल गया L1 इक्वल टू 24 बाय L2।
ये जो रिलेशन आपको मिला, इसे आप फिर से इस इक्वेशन में रखेंगे, L1 प्लस L2 इक्वल टू 10 में, यहाँ पे L1 की जगह रखेंगे 24 बाय L2 प्लस L2 इक्वल टू 10। L2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से आप इस L2 को सॉल्व करेंगे। या फिर आप अगर ऑप्शंस हैं तो सीधा सीधा आप वैल्यूज रख के या पुट करके भी आंसर देख सकते हैं। आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा L1 L2 इज इक्वल टू 4 और 6। मतलब एक 4 है, दूसरा 6 है, L1 कुछ भी हो सकता है, L2 कुछ भी हो सकता है। तो दो इंडक्शन जो आएंगे आपके पास, दो इंडक्टर्स जो आएंगे वो एक 4 का आएगा, एक 6 का आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे ईएमआई की लास्ट टॉपिक की, विच इज एलसी ऑसिलेशन। देन मूव करेंगे नेक्स्ट अपना एसी की तरफ। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।